Hi everyone, my name is Ajita. I am a cardiorespiratory physiotherapist, a certified Butco practitioner and trainer, and a breath worker. So, my today's video is about chest clearance techniques. But these chest clearance techniques are self-administered chest clearance techniques. That is, you do not require somebody else's help or assistance for this. So, प्रीवियसली जब मैंने अपने कोविड पेशेंट्स के लिए ऑनलाइन ब्रीदिंग सेशंस लिए तो उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स ने ऐसा कहा कि आप जब हमसे गहरी सांस लेने के लिए बोलते हैं तो हम गहरी सांस ले नहीं पाते क्योंकि हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे चेस्ट में बहुत कंजेशन है, हमारी गहरी सांस अंदर तक जा नहीं रही है, कहीं फंस रही है, अटक रही है सांस। जब उनसे मैंने आगे उनके कफ रिफ्लेक्स के बारे में बात करी तो उनका ये कहना था कि हमें ऐसा लगता है कि हमें बार बार खांसी आ रही है मगर अंदर से कुछ ऐसा कफ जैसा नहीं निकलता है। हालांकि ये फीलिंग होती है कि अंदर फेफड़ों में कुछ जमा है कफ जैसा, बट हम उसको निकाल नहीं पा रहे। अब अगर आपके फेफड़ों में कफ जमा है और आप उसको नहीं निकाल पा रहे हैं तो इससे आपको दो नुकसान हैं। पहला, आप गहरी सांस नहीं ले सकते। अगर आप ठीक से पूरा लंग्स को भर के और सांस नहीं ले पाते हैं तो आपका SpO2 लेवल मेंटेन करना, बढ़ाना मुश्किल है। दूसरा, जब आपके फेफड़ों में कफ होता है, फ्लेग्म जमा होता है, तो आपके जो एल्वेलाई हैं, ऐसे छोटे छोटे बॉल जैसे स्ट्रक्चर हैं, इनमें वो कफ जाके फंस जाता है। जब वो कफ जाके इसमें फंस जाएगा तो इसमें एयर की जगह नहीं बचेगी, और अगर इसमें एयर की जगह नहीं बचेगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो सरफेस है जहाँ से आपका गैस एक्सचेंज होता है उस सरफेस में एयर नहीं है, कफ है। अभी यहाँ पे ब्लड वेसल्स तो हैं, यहाँ पे आपकी खून की जो रक्त धमनियाँ होती हैं वो तो हैं, बट इनमें ऑक्सीजन कैसे जाएगा जब यहाँ ऊपर आपका ये फ्लेग्म सेक्रीशन भरा हुआ है, यहाँ पे एयर नहीं है, तो आपका अगेन SpO2 लेवल कम हो जाएगा, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस कफ को बाहर निकालें, मगर कैसे बाहर निकालें? हम हाउस आइसोलेशन में हैं, हम अपने रूम में बंद हैं, हम किसी को अंदर बुलाना नहीं चाहते क्योंकि इन्फेक्शन का डर है, और परकशन वगैरह करने के लिए हमें किसी फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाना पड़ेगा। तो इसलिए हम आज दो ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिनसे आप खुद इस कफ को बाहर निकाल सकते हैं, आपको किसी की असिस्टेंस या हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहली टेक्निक सीखेंगे ACBT। ACBT का मतलब होता है एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक। अब ACBT में फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप्स है टोटल। फर्स्ट स्टेप कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग का मतलब एक हाथ पेट पे, दोनों हाथ पेट पे रख लीजिए, दोनों हाथ पेट पे, नाक से सांस लेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे। जब आप नाक से सांस अंदर लेंगे तो आपको कोशिश करना है कि आप डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग ही करें, मतलब आप सांस लेंगे तो पेट आगे आना चाहिए, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करूं, नाक से सांस अंदर, शोल्डर्स को जितना रिलैक्स हो सकता है उतना रिलैक्स रखें, ये पोजीशन में नहीं रखना है, ऐसे करके सांस नहीं लेना है। तो ये आपकी डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग थी। इसी ब्रीदिंग में हम थोड़ा सा कंट्रोल लगा देंगे। कंट्रोल कैसे लगाएंगे? अब मैं सांस लूँगी मगर उसको तुरंत छोड़ने की जगह थोड़ी सी देर होल्ड करूँगी, होल्ड, रिलीज। ठीक है, तो अब मैंने सांस ली, मैंने इसको होल्ड किया और फिर सांस छोड़ी। जब हम डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करते हैं और हम इस सांस को होल्ड करते हैं तो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि जो एयर अंदर लंग्स में है वो धीरे 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 करके इस सेक्रीशन के नीचे सीप करती है, क्योंकि जो भी प्रेशर लंग में एयर की वजह से बन रहा है उस प्रेशर को हम अंदर ही होल्ड करके रखते हैं। तो एयर को थोड़ा सा टाइम मिलता है कि वो इस सेक्रीशन के नीचे धीरे से आहिस्ता से घुस जाए। ठीक है, तो हमने ब्रेथ होल्डिंग कर ली विद डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कंट्रोल। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे जिसको हम कहते हैं थोरासिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज। थोरासिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज में आपको अपने थोरैक्स को, अपने इस चेस्ट को, जो आपका ये पूरा रिब केज है, ये जो आपकी पसलियाँ हैं, पसलियों के साथ और आपकी ये रीढ़ की हड्डी के साथ जो पूरा एक घेरा बना हुआ है, इसको जितना हो सकता है उतना फुलाना है। ठीक है, एक हाथ यहाँ, दूसरा हाथ पेट पे,
अगेन आप इसमें चाहें तो जब आपने ब्रेथ भर ली, अच्छे से सांस अंदर ले ली, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। एक बार में सांस लेने से अगर लग रहा है कि चेस्ट एक्सपेंशन पूरा नहीं हो रहा है तो ब्रेथ स्टैकिंग करिए। ब्रेथ स्टैकिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक, 2-3 सांसें ले लीजिए, फिर एक बार सांस छोड़िए। आप वो करके दिखाते हो आपको। फुल हो गया, मैं होल्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये ब्रेथ स्टैकिंग था, एक के ऊपर एक 3 सांस लेंगे, फुल, वापस, ठीक है। दोनों केसेस में नाक से सांस ली, नाक से सांस छोड़ी, ठीक। अब हम एक गहरी सांस लेंगे और फिर जैसे हमको आईने पे या कांच पे भाप जमानी होती है तो हम कैसे मुंह खोल के करते हैं, वही करेंगे, थोड़ा फोर्स के साथ करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, थोड़े से फोर्स के साथ। एक गहरी सांस लेंगे, आ गया पेट बाहर, चेस्ट एक्सपैंड हो गया। अब पेट की मसल को अंदर खींचेंगे और पूरी सांस को बाहर निकालेंगे। एक बार और, ठीक। ये हफिंग थी। हफिंग को आप 2 बार से ज़्यादा नहीं करेंगे। हफिंग सिर्फ 2 बार करेंगे। अगर आपको अंदर सेक्रीशंस हैं तो पहली बार हफ करने पे ही हो सकता है आपको खांसी आ जाए। खांसी आए तो खांसी कर लीजिए, खांस लीजिए, पर इस खांसी को कंट्रोल करिए। कंट्रोल इन सेंस कि आपने एक बार खांसा, 2 बार खांसा, आपको लग रहा है कि जो सेक्रीशन है वो बाहर नहीं आ रहा है, सिर्फ खांसी खांसी हो रही है, तो इस खांसी को रोकने की कोशिश करिए। चाहे तो थोड़ा सा 2 घूंट पानी पी लीजिए, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आप एक बार खांसना शुरू करेंगे और खांसते चले जाएंगे तो कफ तो बाहर नहीं निकलेगा, बट ये गला छिल जाएगा। अगर गला छिल जाएगा तो अगली बार कफिंग तो दूर की बात है, हफ करने में भी दर्द होगा, तो हम एसीबीटी नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी इस खांसी को 2 बार 3 बार के बाद रोक लें, सप्रेस कर लें, ठीक है। ये करने के बाद हम दोबारा इस पूरी साइकिल को रिपीट करेंगे, ठीक है। अब जब हम इस साइकिल को दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन सा स्टेप कितनी बार करना है। जब आप ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं, दोनों हाथ पेट पे, होल्ड, रिलीज, ये आप करेंगे 5 से 6 बार, 5 to 6 टाइम्स। जब आप करेंगे चेस्ट एक्सपेंशन, थोरैसिक एक्सपेंशन, तो या फिर ब्रेथ स्टैकिंग, ये आप करेंगे 3 से 5 बार, 3 to 5 टाइम्स, ठीक है। और फिर जब आप हफिंग करेंगे तो इसको करेंगे 2 बार। 2 बार हफिंग करने के बाद थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेके दोबारा एसीबीटी रिपीट करेंगे। पूरी साइकिल हम एक बार में, जब हम एक सिटिंग, एक सेशन के लिए बैठेंगे तो इस पूरी साइकिल को हम 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। इसको अगर आप स्टीम इन्हेलेशन के बाद करेंगे तो इफ़ेक्ट अच्छा मिलेगा। स्टीम इन्हेलेशन के बाद नहीं कर सकते हैं तो स्टीम के साथ कर सकते हैं। सामने अपना स्टीमर रख लीजिए, स्टीम आने दीजिए, आप एसीबीटी करते जाइए। एक और चीज़, एसीबीटी करने के टाइम पे जैसे आपने हफिंग करी, अब आपने स्टीम भी ले ली, प्रोन लाइंग, प्रोनिंग, आज बहुत वीडियोस देखने मिल रहे हैं प्रोनिंग के। ये जो प्रोनिंग है, इसी में अगर आप अपना जो हिप्स वाला पार्ट है, ये हिप्स है, तो इनको हम थोड़ा सा उठा लें और अपना हेड एंड थोड़ा नीचे कर लें, मतलब हमारी बॉडी ऐसी पोजीशन में आ जाए। हिप्स के नीचे हमने 2 पिलो लगा लिए, ये हमारा सर है और ये हमारा चेस्ट का एरिया है। अगर हम इस पोजीशन में थोड़ी देर लेटें, से हाफ एन आवर, स्टीम ले लें और फिर एसीबीटी करें तो इसका इफ़ेक्ट और अच्छा आएगा। ऐसा क्यों? जब आप ऐसे लेटते हैं तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ये एक पोस्चरल ड्रेनेज पोजीशन है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जितना भी स्पूटम, जितना भी फ्लेग्म आपके लंग्स के नीचे के हिस्से में भरा हुआ है, वो थ्रू ग्रेविटी या विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के असिस्टेंस से ऊपर की तरफ आ जाता है, मेन एयरवेज में आ जाता है, अपर एयरवेज में आ जाता है, ठीक है। तो प्रोन लाइंग, थोड़ा सा हिप्स को ऊपर करके, चेस्ट को इंक्लाइन करके। हाँ, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो ये आप बिल्कुल ना करें, अदरवाइज आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये पोजीशन, यहाँ पे 2 पिलो लगा लीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ी देर के लिए ऐसा इस पोजीशन में डालिए
आधे घंटे ऐसा रहिए, स्टीम लीजिए, ACBT करिए। 4 से 5 साइकिल ACBT की आप कर सकते हैं। हफिंग 2 बार से ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना आपको चक्कर आने लगेंगे, गिडीनेस होने लगेगी। ठीक है। एक और चीज़, मुंह से लंबी लंबी फूंक प्लीज़ ना करें। ये फूंक मारना है और मारते चले जाना है, प्लीज़ डोंट डू दैट। आप अगर इस तरीके से फूंक मारते चले जाएंगे कि हमने एक बार फूंकना शुरू किया और हम फूंकते ही चले जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड वॉश ऑफ होता है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बेनिफिट्स बताए थे। अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाएगा तो आपका ऑक्सीजन डिलीवरी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपके ब्लड के पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो वो ऑक्सीजन को पकड़ के रखेगा, वो ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं होने देगा। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी शरीर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप इस तरीके से वेस्ट गैस समझ के अपनी बॉडी में से एलिमिनेट करते रहेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को आप फूंक के बाहर निकाल देते हैं तो आपकी स्मूथ मसल्स में कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, स्पैज्म हो जाता है, आपका ये एयरवे सिकुड़ जाएगा, सांस जाएगी कैसे अंदर, आपको ब्रीद करने में मुश्किल होने लगेगा, आपकी ब्रीदिंग लेबर्ड हो जाएगी, सांस अंदर लेने में मुश्किल होने लगेगी। प्लस आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड उनको खुला रखता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएंगी तो आपके ब्लड में कितना भी ऑक्सीजन हो वो ऑक्सीजन कहीं नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स सिकुड़ रही हैं। प्लस ये सिकुड़ जाएंगी तो आपका BP शूट हो जाएगा। तो प्लीज़ ये लंबी लंबी फूंक मारने की कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ गूगल करके देखिए बेनिफिट्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सलेशन थ्रू माउथ। आपको कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा क्योंकि इसके कोई बेनिफिट्स नहीं है। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। जितनी सांस ले रहे हैं उतनी ही सांस बाहर छोड़िए। मुंह से सांस बाहर छोड़ने का एक ही पर्पज़ होता है, वो होता है पर्स लिप ब्रीदिंग। जब हम करते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग में भी जितनी सांस हम लेते हैं उतनी ही सांस छोड़ते हैं। हाँ, डिफरेंस ये है कि अभी जो हम नाक से सांस ले रहे हैं नाक से सांस ले रहे हैं नाक से छोड़ रहे हैं, तो इसमें अगर हम 1 सेकेंड सांस ले रहे हैं तो 2 सेकेंड छोड़ रहे हैं। एक्सलेशन, सांस बाहर छोड़ना, हमेशा थोड़ा लंबा होता है। और अगर हम मुंह से सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम एक बैक प्रेशर बनाते हैं, हम पूरी सांस एक साथ बाहर नहीं छोड़ते, हम थोड़ी थोड़ी करके छोड़ते हैं, तो अंदर एक बैक प्रेशर बनता है। ये आपको हेल्प कर सकता है। कैसे हेल्प कर सकता है? बैक प्रेशर आपके बंद एल्वियोलाई, बंद एयरवेज को खोलने में हेल्प कर सकता है। बैक प्रेशर आपके स्पूटम को ऊपर के एयरवेज में, आपका जो सेक्रीशन भरे हुए हैं उनको ऊपर के एयरवेज में लाने में हेल्प कर सकता है। तो पर्स लिप ब्रीदिंग करिए, मगर उसका एक टाइम सेट करिए। सांस ली, सांस खत्म हो गई, सांस ली, खत्म हो गई, चक्कर आने लगेगा। इमेजिन करिए, बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बैलून फुलाते हैं तो 2-4 बैलून तो आप बड़े आराम से मुंह में लगा के और फुला लेते हैं, उसके बाद आपको लाइट हेडेड फील होने लगता है। कुछ लोगों को तो आंखों के आगे ऐसे फ्लैशेस आने लगते हैं, काले काले ऐसे लाइट के फ्लैशेस आने लगते हैं। तो प्लीज़ समझें कि अगर आप इस तरीके से फूंक मारेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वॉश ऑफ कर रहे हैं। आप एक चीज़ और गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइपोकैप्निया या इफ़ेक्ट्स ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द बॉडी। आपको आर्टिकल्स मिलेंगे और जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ये सेम उन आर्टिकल्स में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ एविडेंस बेस्ड। प्लीज़ डू नॉट फॉलो एनी सच एक्सरसाइज जिसमें आप फूंक मार रहे हैं और जितनी देर तक फूंक मार सकते हैं उतनी देर तक फूंक मार रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू इट। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसका नाम है पेप। पेप होता है पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर। पेप के बहुत सारे डिवाइसेस मार्केट में मिलते हैं, लेकिन अभी हम मार्केट जाके कुछ नहीं खरीद सकते, तो हम क्या करेंगे, हम घर पे पेप बनाएंगे। पेप वही है जो हम ये पर्स लिप ब्रीदिंग करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अंदर एक बैक प्रेशर बना रहे हैं। एक्सपिरेशन के दौरान जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो एक बैक प्रेशर बना रहे हैं। पेप में भी हम एक बैक प्रेशर बनाएंगे, प्लस हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये पानी है, ठीक है, ये बॉटल है। आपके घर में ऐसी एक बॉटल मिल जाएगी। ऐसी बॉटल नहीं मिलेगी तो 1 लीटर की फ्रिज वाली बॉटल मिल जाएगी। कुछ भी नहीं मिलेगा तो जिसमें आप ग्रेन्स भरते हैं, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, वो डब्बा मिल जाएगा। ऐसा कोई भी बर्तन ले लें, बॉटल प्रेफर करें। बट अगर बॉटल नहीं है अवेलेबल, फ्रिज की बॉटल सबके घर में होती है, बट फिर भी नहीं है
तो आप वो डब्बा भी ले सकते हैं, जार भी ले सकते हैं। इसमें बॉटल अगर ले रहे हैं तो उसमें एक 10 सेंटीमीटर का मार्क लगा लें। मैंने इस बॉटल में मेजर किया है, इस लाइन पे 10 सेंटीमीटर आता है, तो मैं इसमें डालूंगी 10 सेंटीमीटर वाले मार्क तक पानी। और इस पानी में मैंने मिलाया है थोड़ा सा लिक्विड सोप, ऑलमोस्ट ओके, ऑलमोस्ट। तो इसमें मैंने मिलाया थोड़ा सा लिक्विड सोप, क्योंकि ये बबल पेप है, इसमें बबल्स आएंगे। आप चाहें तो बगैर सोप के कर सकते हैं, बट सोप इज़ मोर फन। इसमें हम डालेंगे एक स्ट्रॉ। अगर आपके पास घर पे स्ट्रॉ नहीं है तो मेडिकल स्टोर जहाँ से आप अपनी दवाइयाँ मंगा रहे हैं उनको बोलिए कि मुझे एक आईवी ट्यूब चाहिए। आईवी ट्यूब 5-10 रुपए की आएगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो 11 रुपए की आएगी, ठीक है। आईवी ट्यूब वो होती है, आपने देखा होगा ड्रिप चढ़ाने के लिए ट्यूब यूज़ होती है, बस। तो वो ट्यूब मंगा लीजिए, उसका ऊपर का हिस्सा काट दीजिएगा और उसको एक स्ट्रॉ के जैसा बना लीजिएगा। आईवी ट्यूब आपको मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएगी, दवाइयों के साथ आईवी ट्यूब भी मंगा लीजिए। इस स्ट्रॉ को मैं डालूंगी इसके अंदर, नाक से सांस ले लूंगी, ये बबल पेप है। बबल पेप आपके लंग्स में अंदर एक बैक प्रेशर बनाता है, साथ ही साथ आपको एक ऑसिलेटरी मूवमेंट देता है, एक वाइब्रेशन फील होता है आपके एयरवेज में, जो आपके स्पूटम को या जो सेक्रीशंस हैं उनको वॉल्स पे से, आपके जो एयरवेज हैं, आपकी जो सांस लेने के ट्यूब हैं, उनकी वॉल पे चिपक गया है सेक्रीशन, तो उस सेक्रीशन को वॉल पे से हटाने के काम आता है। तो ये एक वाइब्रेटरी फोर्स देगा, वाइब्रेशन फील होगा आपको। फिर से एक बार सांस लेंगे, बहुत लंबी फूंक नहीं मारेंगे। हाँ, अभी मैंने आपको बताया लंबी फूंक नहीं मारेंगे, जितनी सांस ली है उतनी ही छोड़नी है। अब आप मेरे चेस्ट का मूवमेंट एक बार देख लें, सांस भर ली, चेस्ट एक्सपैंड कर लिया पूरा, ये स्ट्रॉ, खत्म हो गई सांस। फिर से सांस लीजिए, थोड़ा और जोर से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बबल पेप है। अगेन इस बबल पेप को करने के बाद, आपने ये बबल पेप किया, 1 राउंड 2 राउंड 6-7 सांसें कर ली, इसके बाद फिर से वही करना है, हफिंग। ठीक है, तो 2 टेक्निक्स हैं, एक ACBT अभी मैंने आपको बताई, कंट्रोल ब्रेथ, चेस्ट एक्सपेंशन, हफ, कंट्रोल ब्रेथ, चेस्ट एक्सपेंशन, हफ। बीच में कफ हो तो कफ कर सकते हैं, खांसी कर सकते हैं। दूसरा बबल पेप बच्चों के लिए यूज़ होता था, बट अभी 2020 की एक रिसर्च में ब्रोंकेक्टेसिस के एडल्ट्स में भी यूज़ किया गया है, रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो बबल पेप को आप सिर्फ एक बॉटल चाहिए आपको, साबुन चाहें तो मिलाएं, ना चाहें तो ना मिलाएं, बट साबुन मिला लेंगे तो अच्छा होगा, बिकॉज आपको थोड़ा सा ऑसिलेशन बेटर मिलेगा। तो वाइब्रेशन के लिए बबल मिला लें, मतलब इतना सा सोप मिला लें। अगर आपको लगता है कि स्ट्रॉ बहुत अंदर डालना पड़ रहा है, बॉटल बहुत डीप है, तो पानी का कॉलम बढ़ा लें, 10 सेंटीमीटर की जगह थोड़ा सा और पानी ज़्यादा ले लें, और ये स्ट्रॉ डाल के या फिर आईवी फ्लूइड की ट्यूब डाल के, ऐसी कोई भी पाइप जैसी चीज़ डाल के आप फूंक मार सकते हैं। पाइप बहुत पतला नहीं होना चाहिए, ये थिकनेस देख लें, इस थिकनेस का पाइप हमें चाहिए। ये करिए, हफिंग करिए। हफिंग इसमें भी 2 बार से ज़्यादा नहीं करेंगे, 6 बार फूंक मारी, 2 बार हफ किया, फिर 6 बार फूंक मारी, फिर हफ किया। ठीक है, तो ये काम आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। आपको जूस मिला है, जूस में थोड़ी देर करने के बाद पी लीजिएगा, इट विल हेल्प यू रिमूव द सेक्रीशंस। ठीक है, सो ये 2 टेक्निक्स हैं, इनको ट्राई करिए और इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताएं कि डिड इट वर्क फॉर यू और इट डिड नॉट, आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं।